नया IBN 7 हौसला है। IBN 7 के प्राइम टाइम प्रोग्राम 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। अब हम नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन कहीं भी छिपा हो हम बाकायदा घुस कर मारेंगे। 8 और 9 जून की दरमियानी रात को भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया। म्यांमार में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों को मौत के घाट उतारा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के दुश्मनों को सख्त संदेश दिया, अगर तुम हमें चोट पहुंचाओगे तो हम उससे बुरी तरह आपको चोट पहुंचाएंगे। आखिर कितनी बड़ी कामयाबी है ये देश के लिए? क्या ये आगे भी जारी रह पाएगी? क्या अब आतंक को लेकर देश की दशा दिशा वाकई पूरी तरह से बदल चुकी है? चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले IBN 7 आपको इस बड़े ऑपरेशन के हर पहलू से रूबरू करवाएगा। देखिए IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और आगे ये भी बात करेंगे, इस तरह के ऑपरेशंस क्या पाकिस्तान में भी संभव हैं? देश का खून खौल रहा था। देश की सेना बेचैन थी। और जब उसने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया तो देश के दुश्मन भी कांप गए। चार जून 2015, जगह मोल्टुक, चंदेल, मणिपुर। वक्त सुबह 8:30 बजे। भारतीय सेना की ये जली हुई ट्रक और इसमें लदा 18 जवानों का बुरी तरह से जला हुआ शव देश के सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। डोगरा रेजिमेंट के 18 जांबाजों पर कायर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन NSCN खापलांग और KYKL ने ली। 4 जून वो दिन जिस दिन देश के गौरव पर आतंकियों ने हमला किया। 18 भारतीय जाबाज सैनिकों को मणिपुर में शहीद कर दिया। देश सन्न था। 33 सालों बाद इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन ये हमला ही उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। देश ने उसी दिन तय कर लिया था कि अब बस और नहीं, सेना ने अपने साथियों का बदला ले लिया। म्यांमार में आतंकियों के ठिकाने में घुसकर भारतीय सेना ने उन्हें मारा। आखिर कैसे चला ये पूरा ऑपरेशन, देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है। IBN 7 आपको इस पूरे ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। देश के सामने बड़ा सवाल ये था कि 4 जून को ही 18 जांबाजों की शहादत यूं ही जाया होगी या फिर अब वक्त है कोई बड़ा कदम उठाने का। देश का खून उबल रहा था। आतंकी हमला कर वापस म्यांमार की सीमा में जा चुके थे। वो निश्चिंत थे कि अब उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो म्यांमार की सीमा में आराम से हैं, लेकिन वो गफलत में थे। पिछले कुछ दिनों में हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। ये हमले उन्हीं गुटों और उन्हीं सहयोगियों के द्वारा होने की संभावना थी, जिन्होंने हाल ही में हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। आप देख रहे हैं कि आखिर कैसे सेना ने म्यांमार में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। 4 जून को 18 भारतीय जवानों की शहादत के बाद ही दिल्ली में शाम को बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। इन दिग्गजों के अलावा वहां खुफिया एजेंसियों के अफसर भी थे। इस बैठक में मंथन हुआ। इस बैठक के बाद एक और बैठक हुई। ये बैठक रक्षा मंत्री के घर पर गृह मंत्री के साथ हुई। फैसला तकरीबन हो चुका था। NSA अजीत डोभाल की देखरेख में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाना था। इस फैसले पर PM मोदी की भी हरी झंडी ले ली गई। दिल्ली से लेकर मणिपुर तक इस ऑपरेशन से जुड़ा हर शख्स अपनी तैयारी में जुट गया। सेना, सरकार, इंटेलिजेंस, NTRO सबकी भूमिका तय कर दी गई। सबको बड़ी सावधानी से अपने काम को अंजाम देना था। इस पूरे ऑपरेशन में चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस ऑपरेशन के जरिए भारत दुनिया के तमाम
देशों में यह संदेश पहुंचाना चाहता था कि भारत के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश रचेगा तो भारत खामोश नहीं बैठने वाला है। अगले दिन सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग समेत सेना के और बड़े अफसर इम्फाल पहुंच चुके थे। आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का खाका खींचा जाने लगा। बैठक में खुफिया विभाग के अफसरों और एनटीआरओ के अफसरों को भी बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि बेहद घने जंगलों वाले इस दुर्गम इलाके में सेना के ऑपरेशन को सटीक तरीके से कैसे अंजाम दिया जाए, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ आतंकियों के कैंप ही नहीं थे। इस इलाके में कई गांव वाले भी रहते हैं, लेकिन म्यांमार के 5 किलोमीटर अंदर तक का इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और आमतौर पर यहाँ सेना भी गश्त नहीं करती। ये पूरा इलाका आतंकियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। आमतौर पर जब कभी भी आतंकी भारतीय सेना पर हमला करते हैं, वो इन्हीं जंगलों में आकर छुप जाते हैं। लेकिन इस बार आतंकियों को जंगलों में गुम होने नहीं देना था। सवाल 18 जवानों की शहादत के बदले का था। सेना प्रमुख वापस दिल्ली लौट आए और उधर सेना ने म्यांमार में आतंकियों के अड्डे पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमले के लिए सेना के पैरा कमांडोज को चुना गया। तारीख तय हुई 8 और 9 जून की दरमियानी रात। लेकिन उससे पहले जंगलों पर खुफिया मानव रहित विमान उड़ाए गए, सैटेलाइट इमेजिंग की गई। एनटीआरओ ने कंप्यूटर की मदद से इलाके को पूरी तरह से खंगाला। नागालैंड और मणिपुर की सीमा से सटी म्यांमार में मौजूद 2 आतंकी अड्डों की पहचान हुई। आज सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारा देश के ऊपर में जो हमला हुआ उसका एक जवाब हुआ। आप देख रहे हैं कि कैसे म्यांमार में सेना ने आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन का वक्त 8 और 9 जून की रात 1 बजे से भोर 4 बजे के बीच तय हुआ। सेना के पैरा कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए म्यांमार से सटी भारतीय सीमा में उतार दिया गया। उसके बाद भारतीय सेना म्यांमार की सीमा में तकरीबन 5 किलोमीटर तक पैदल गई। कमांडो ने खुद को कई टुकड़ियों में बांट लिया था। एक एक जगह की पहचान हो चुकी थी। सुनकर हैरान रह जाएंगे, सेना ने महज 45 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। आतंकियों के अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। बड़ी संख्या में आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने 18 जवानों की शहादत का ऐसा बदला लिया कि देश के दुश्मनों की रूह कांप जाए। सेना के ये जांबाज कमांडो महज 45 मिनट में यह ऑपरेशन खत्म करके सुबह 4:15 बजे तक अपने सीमा में वापस लौट चुके थे। कार्रवाई में विरोधी गुटों का काफी नुकसान पहुंचा है। इसके फलस्वरूप वहां रहने वाली जनता एवं सुरक्षा कर्मी एक बड़े हमले से बच सके हैं। सेना के कमांडो ने तय वक्त में ही इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। आतंकियों को उनके करतूत की सजा दे दी और बता दिया कि भारतीय सेना पर हमला करना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। लेकिन भारत का यह संदेश सिर्फ म्यांमार में छुपे आतंकियों के लिए नहीं था, बल्कि उन आतंकियों के लिए भी था जो सीमा पार बैठकर लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे हैं। भारत इस ऑपरेशन के बाद ये साफ कर देना चाहता है कि अब इन आतंकियों के लिए भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के कमांडो पिछले 10 साल के अंदर बहुत अलग दिखने लगे और अल्ट्रा मॉडर्न वेपन इनके पास अभी है। एक एक करके आपको बताते हैं कि भारत का कमांडो आज कैसा नजर आता है। जब वो जंग के मैदान में उतरता है, जैसे कि म्यांमार में गया, तो उसके पास क्या क्या होता है। सबसे पहले हेलमेट देखिए। ये जो हेलमेट आपको नजर आ रहा है, ये हेलमेट ऐसा है कि हैंडगन से लेके आप इसके ऊपर सीधे गोली चलाएंगे तो भी ये सिर के अंदर घुसेगा नहीं। और ये बहुत लाइट हेलमेट है, ताकतवर है लेकिन लाइट है। साथ ही साथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के वायरलेस सिस्टम साथ में लगे हुए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी जो सिचुएशन चेंज हो रही है उस पर रिएक्ट कर सके। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये स्पेशल कमांडोज के लिए तैयार किया गया है। ये ताकतवर तो है, बहुत मजबूत है,
सीधे गोली इस पर पड़ेगी तो भी अंदर घुसेगी नहीं, लेकिन बहुत लाइट वेट है और अगर आप पानी में स्विम करने जाएंगे तो ये बॉयंसी इसमें है, ये आपको ऊपर रहने में, फ्लोट करने में मदद करेगा क्योंकि आपके साथ बहुत सारे हेवी वेपनरी है। हथियार देखिए, तेवॉर 21 असॉल्ट राइफल है जो कमांडो के हाथ में है। ये हल्की है, सिर्फ 4 किलो इसका लोडेड होने के बाद वजन होता है तेवॉर राइफल का। 5.56 मिलीमीटर का बोर है इसका। और साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको आश्चर्य होगा, 1 मिनट के अंदर 750 से 900 राउंड फायर होते हैं। कहने का मतलब इतनी सी आवाज है, 1 सेकेंड हुआ, उतनी देर में 15 गोलियां ये तेवॉर 21 राइफल, इजरायली असॉल्ट राइफल है, ये फायर कर सकती है। साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ भी है, पानी के अंदर लेके आप स्विम करते हुए निकल जाइए, बाहर निकल के फायर कीजिए। और इसका वजन जैसे कि हमने बताया 4 किलो से भी कम है, लाइट है और 400 मीटर की इसकी रेंज है। ये एक वेपन है, लेकिन जब बहुत करीब आ जाते हैं, आप एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, यूं खड़े, तो 9 मिलीमीटर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बिल्कुल रेडी साथ में होती है कमांडोज के पास में। और शॉर्ट रेंज के हथियार जब कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं उस समय पे काम आते हैं, जब आप बिल्कुल टारगेट के करीब होते हैं। और ये देखिए यूनिफॉर्म जो आपको नजर आ रही है, ये बहुत ही हाईटेक फैब्रिक है, इसके ऊपर आग भी लग जाए तो ये रुक जाएगी। इतना ही नहीं, आप पानी इसके ऊपर गिरे बह जाएगा, आप स्विम करके आएंगे तो भी पानी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, पानी इससे आगे निकल जाएगा। और आखिर में ये जो बूट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑल टेरेन बूट्स हैं। आप चाहे रेत में चले जाएं इसके साथ में, चाहे कीचड़ में चले जाएं, चाहे नॉर्मल रहे, इसकी ग्रिप बहुत तगड़ी रहती है। उसका कारण ये कि स्टील की लेयरिंग है जूते के नीचे। तो ये है वो कमांडो, 21 पैरा का कमांडो जिसने 6 डोगरा का बदला लिया म्यांमार में जाके। ये है आज का भारत का कमांडो। और अब आपको ये आतंकवादी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जिन्होंने 4 जून को भारतीय फौजियों पर हमला किया था। उस हमले में आपको याद होगा भारत के 19 जवान शहीद हुए थे, 6 डोगरास के। जो आतंकवादी वो NSCN खापलांग, KYKL और KCP जैसे गुटों के सदस्य हैं। भारतीय सेना पर हमले के बाद इन आतंकवादियों ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और तीनों गुटों के सीनियर कमांडरों ने हमला करने वाली टीम को सम्मानित किया था। जिन 3 कमांडरों ने आतंकियों को सम्मानित किया था उनमें KCP का मुखिया लाबा मेइतेई है, KYKL का मुखिया एन ओकेन है और NSCN का स्टारसन चापरी केलोंजर, ये सब शामिल थे। ये है वो आदमी जिसके हाथों में रहती है इन सब की कमान, NSCN का मुखिया SS खापलांग। इन दिनों यांगोन के एक अस्पताल में भर्ती है। म्यांमार के पहाड़ी इलाकों से यांगोन तक उसे म्यांमार सरकार ने ही पहुंचाया है। लंबे समय से म्यांमार ने NSCN जैसे आतंकी गुटों को पनाह दे रखी है। माना ही जाता है कि इन गुटों में 2000 से ज्यादा कैडर शामिल है और म्यांमार के अलग अलग इलाकों में 35 से 40 आतंकी कैंप अब भी हैं। ये मसला ऐसा है जिसमें पूरा देश एक साथ हो, ये जरूरी है। आज हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल है, क्या म्यांमार में सेना का ऑपरेशन देश के दुश्मनों को सीधी चेतावनी है और यहां आशय सीधे सीधे खास तौर पे आतंकी गुट जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उनके लिए? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS कीजिए। आपकी राय हम बहस के आखिर में दिखाएंगे तकरीबन 50 मिनट बाद। खास चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, सेना के उप प्रमुख रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ हैं, जी पारसारथी जो कि पाकिस्तान में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं और म्यांमार में भी एम्बेसडर रह चुके हैं भारत के, हमारे साथ हैं, और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सीनियर फेलो नितिन गोखले हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत पारसारथी साहब आपसे कर रहा हूं। सबसे बड़ी चिंता म्यांमार ऑपरेशन के बाद अगर हुई है तो जो हमारे पास जानकारी आ रही है, एक चीन को, जो कि म्यांमार सरकार को यह कह रहा है कि आपने ऑपरेशन होने कैसे दिया इनफॉर्मल चैनल से, और पाकिस्तान जहां मीडिया आज पटा पड़ा है इस तरह की खबरों से कि क्या इसी तरह का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकता है? देखिए, एक चीज हमें म्यांमार सीमा के साथ समझना चाहिए। जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर उनका जो सगाइंग डिवीजन और काचिन स्टेट, 2 सीमावर्ती इलाकों में
पाकिस्तान म्यांमार सेना का कोई नियंत्रण है नहीं। अगर ये पहली बात है। और ख़ास तौर पर जो काचिन इलाका है वो अभी चीन के हवाले ज़रा निकट हो गया है। और हम जानते हैं कि जैसे उल्फा ग्रुप है वहाँ आसाम से, वो काचिन प्रांत से रुईली जाते हैं चीन के यूनान प्रांत में हथियार वगैरह पाने के लिए। दूसरी बात ये हमें याद रखना चाहिए कि पिछले 15-20 सालों से जहाँ तक हो सके म्यांमार सेना ने हमको समर्थन दिया है। जब मैं राजदूत था तो सेना के एक पूरे माउंटेन डिवीजन ने मणिपुर के दूसरे के सरहद पार आतंकवादी गुटों का सामना किया। तकरीबन 100-150 लोग थे मारे गए, और लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हो सका वो ऑपरेशन, वो दूसरी बात है। लेकिन म्यांमार के सेना के साथ सहयोग किया गया था। फिर हमारी सेना ने जब खापलांग और म्यांमार के साथ संबंध बिगड़ गए थे तो हमारे सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो सेनाओं के बीच सहयोग ठीक है, और ये हमें मानना चाहिए कि जो काचिन इलाका है वहाँ चीन का इन्फ्लुएंस है, और सगाइंग डिवीज़न में जो कुछ म्यांमार करता है अपनी क्षमता के अनुसार करता है। अगर खापलांग के साथ मजबूरी होकर राजनीतिक समस्या उन्हें करना पड़े तो करते हैं, जैसे कि हमने मुइवा के साथ की है जी। तो ये हमें समझना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, 1995 को हुआ है, 2003-2004 में भी हुआ था खापलांग के खिलाफ जब हमने किया उनके कहने पर। तो सहयोग और मैत्रीपूर्ण राष्ट्र खास तौर पर दोनों फौजों के बीच है। मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चीज है जितना जल्दी हो सके सेनाध्यक्ष को वहां जाकर उनके काउंटर पार्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि म्यांमार की सेना जो है, जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं सेना क्योंकि म्यांमार में डोवाल अब जाने वाले जो डोवाल जाए मंत्री जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो सिर्फ सेनाध्यक्ष का करते हैं, क्योंकि उनके संविधान में सेना का एक अलग रोल है। सेना उनके संसद में भी शामिल है, ये हमें पहचानना चाहिए। हमने कई सालों से पहचान लिया है। जनरल जोशी गए हैं, जनरल मलिक गए हैं, और मैं यकीन करता हूं कि हमारे तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष है वो भी जल्द से जल्द जाएंगे। क्या तो इस तरह का सहयोग हमें मिलेगा जहां तक उनका क्षमता है। दो चीजें पहचाननी चाहिए। सबसे पहले चीन का रोल, ठीक है, काफी लोग वहां जाते हैं, खासतौर पर उल्फा के, और मैं जानता हूं कि NSCN के, और जहां तक हमारी जानकारी है मणिपुर के कुछ गुट भी वहां जाते हैं। लेकिन क्या हम इसे दोहरा सकते हैं पाकिस्तान के साथ? वहां की सीमा अलग है, वहां की फौज तैनात है, और जैसे कहते हैं वन साइज फिट ऑल नहीं चलता है। एक ही रंग या साइज का कमीज हर एक नहीं पहन सकता है। पाकिस्तान को सामना करने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन उस पर सार्वजनिक तौर से चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। ठीक। आपके पास आ रहा हूं संबित, एक सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत सीधा सजेशन है ऐसे व्यक्ति के से जो कि पहचानते हैं कि म्यांमार के नट्स एंड बोल्ट्स कैसे चलते हैं। वो कह रहे हैं सेनाध्यक्ष को जल्द से जल्द जाना चाहिए म्यांमार। नहीं, मैं सम्मान करता हूं जो आदरणीय पार्थसारथी जी ने कहा, वो बहुत ज्ञानी भी है इस विषय में और पूरी टेक्निकलिटीज को जानते हैं। मगर ये सब विषय प्रवक्ता कहे ये सरकार भी जानती है। मुझे लगता है कहीं बड़े लेवल की बातें हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार जानती है उसे क्या करना है और जरूर वो करेगी। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं इस ऑपरेशन का सराहना करता हूं। जिस तरह से इतनी जल्दी से आपने निर्णय लिया, जिस तरह से बदला लिया हमारे सैनिकों के लिए, मैं पूरा सराहना करता हूं। जी, अब देखिए एक बहुत बड़ा संदेश, चूंकि एक मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, एक पॉलिटिकल संदेश ही देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा संदेश जो पूरे देश में गया है कि अगर हमारे जवानों के साथ किसी प्रकार की खामख्याली की जाएगी, उनके जान पर हमला होगा और उन्हें मारा जाएगा, तो ये सरकार इसे लाइटली नहीं लेने वाली है, बहुत सख्ती के साथ लेगी और
पॉलिटिकल विल जो है वो विल आर्मी के साथ है। आप देखिए हमारी जो आर्मी थी वो हमेशा ही स्ट्रांग रही और पूरे विश्व की एक स्ट्रांग आर्मी में काउंट होती है, सभी उसकी सराहना करते हैं, मगर आर्मी के पीछे एक पॉलिटिकल विल भी होता है। ये आज देखने को मिला कि पॉलिटिकल विल खड़ी है आर्मी के सामने और हमें बहुत बड़ी बात है कि बॉर्डर भी क्रॉस करके जिस प्रकार से 2 कैंप्स को ध्वस्त कर दिया गया, इससे जो संदेश दूर दूर तक केवल हमारे देश में ही नहीं हमारे देश से बाहर दूसरे देशों में भी और बॉर्डर्स में गया है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं इसका सराहना करता हूं और हमें धन्यवाद करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, आर्मी का भी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानते हुए भी शायद डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब टीवी डिबेट्स में डिस्कशन करने का विषय नहीं है, वो डोमेन अलग होता है। बिल्कुल, आपने भी ये बात कही और पार्थसारथी साहब ने ये बात कही। इस डिस्कशन की कुछ लिमिट जरूर होंगी, इसमें कोई शक नहीं। मीम अफजल साहब, आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस पूरी तरह साथ है सरकार के? देखिए, सुबह इस पर मैंने ही सबसे पहले रिएक्शन दिया था। बिल्कुल जी। और मैंने अपनी आर्मी को मुबारकबाद दी थी और ये कहा था कि उन्होंने ये जो 18 हमारे जवान शहीद हुए उसके लिए जो जवाबी कार्रवाई की है वो बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है इस सारे ऑपरेशन में कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई जिसकी बहुत संभावना हो सकती थी। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए डबल खुशी की बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी संबित जी ने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब का, उनको शुक्रिया अदा करने का। मेरा ख्याल है कि सारा देश जानता है कि वो देश को इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म हैं और उनके इशारे के बगैर ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है इसको बहुत ज़्यादा उछालना या उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं अपोजिशन में हूँ या कोई दूसरे, हमारा ये मानना है कि देश का जब मामला होता है तो हमको, अभी पार्थसारथी साहब इतने तजर्बेकार आदमी हैं और मैंने भी कुछ अरसे उनकी मिनिस्ट्री में काम किया 4-5 साल। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, कहाँ कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने उसका इशारा भी दिया कि बहुत सारी चीज़ों पर हमको, अब जैसे कंपैरिजन किया जा रहा है, हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई 750 बार LOC पर वायलेशन हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उन परिस्थितियों को समझना चाहिए। म्यांमार में हम जब गए तो वहाँ पर एक हमारी दोस्त फौज मौजूद थी जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया, तो हम इतना अच्छा ऑपरेशन कर पाए। लेकिन हम यहाँ उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, मैं समझता हूँ कि उनके देश में जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए बड़ी हद तक परेशानी हो सकती है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों ने हमें कोऑपरेशन किया है हमें उनका कंटिन्यूअस कोऑपरेशन अभी चाहिए। अभी एक टेलीविज़न चैनल ये कह रहा था कि वहाँ पर 60 से ज़्यादा ऐसे कैंप और हैं जिसमें हर एक में 30 से ज़्यादा लोग हैं, तो और उसको भी हमारी सरकार ध्वस्त करना चाहती है। मैं समझता हूं इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजों को टेलीविजन पर हम डिस्कस नहीं करते हैं और ना हमको करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब आप तीसरे, बिल्कुल मीम साहब, आप तीसरे हमारे गेस्ट हैं जो इस बात को लेकर चेता रहे और हम इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हर जगह सेंसिटिविटीज होती है। इसमें विदेश नीति भी है इसके अंदर हमारी, और इसके अंदर हमारा सिक्योरिटी का भी पहलू है और ये दोनों चीजें बड़ी नाजुक हैं और इस पर उसी आदमी को बात करना चाहिए जो इसकी नजाकत को जानता हो। मैं अभी देख रहा था कुछ चैनल पर बड़ी जोर जोर से आवाज में कि हम सिखा देंगे सबक, पाकिस्तान समझ ले। अभी 3 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मैंने सुबह से देखा। रिजू जी ने सुबह पहला बयान दिया, बहुत ही मुनासिब, बहुत ही ढंग का उन्होंने बयान दिया और बहुत एहतियात के साथ। बिल्कुल। उसके बाद शाहनवाज साहब का एक बयान आया और उसके बाद एक बयान हमारे राठौर साहब का आया जिसमें उन्होंने प्रशंसा की अपनी लीडरशिप की। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने बयान दिया ऐसा हुआ कि जैसे ताली बजा रहे हों। इसके बाद मैंने देखा रिजू जी का एक और बयान आया, उन्हें भी फिर उसी लाइन पर चलना पड़ा और शाहनवाज साहब जो हैं वो सीधा कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो सबक सीख ले, फलाना कर दे, ढिमका कर दे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, ये मैसेजेस अपने आप जाते हैं और इसको खुद ही आपने बताया कि पाकिस्तान के अखबारों में आज किस तरह से छप रहा है। तो इस पूरे पाकिस्तान को अंदाजा है इस बात का कि भारत ने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमें भी अब करने, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो उसका ज्यादा डिस्कशन मुझे ठीक नहीं लगता। मिर्जा साहब,
पूरे काफी हद सम्मान तक के मुझे साथ, लगता है पूरे सम्मान के साथ, सभी लोग आपकी इस बात से सहमत होंगे। पूरे सम्मान के साथ। जी जी जी, आप एक क्वेश्चन जो साउंड करना बहुत जरूरी था वो आपने किया है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। नितिन गोखले भी हमारे साथ है, नितिन के पास में मैं जाऊंगा, नीचे शुरुआत करूंगा, क्योंकि इस्लामाबाद में जो खतरे की घंटी बज रही है उसको किस तरह वहां देखा जा रहा है, हमें कैसे हैंडल करना है और आगे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। क्या ये वन ऑफ था या आगे भी इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस भारत करेगा, करना चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं भारत की, म्यांमार की, पाकिस्तान की और उस ऑपरेशन की, और सारी जो बातें हो रही हैं उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिस्टिकली क्या वाकई कमाल हुआ है, क्या अच्छी चीजें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। आज का सवाल ये, क्या म्यांमार में सेना का ऑपरेशन देश के दुश्मनों को सीधी चेतावनी है? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय इस बहस के आखिर में जो भी नतीजे सामने आते हैं वो हम दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अभी जा रहा हूं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सीनियर फेलो नितिन गोखले के पास। नितिन, ये बताइए, इस बार ऑपरेशन जो म्यांमार में हुआ है उससे क्या क्या बदला है? जी, एक क्या क्या बदला है तो ये हम आगे भविष्य में देखेंगे आकाश। पर एक बात बता दूं कि पहले भी ऐसा ऑपरेशन, जैसे एम्बेसडर पार्थसारथी ने कहा कि 1995 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड हुआ था, काफ़ी बड़ा था, दोनों सेनाओं ने मिलकर किया था। पर इस बार एक बात हुई है कि ये 4 दिनों के अंदर अंदर या 5 दिनों के अंदर अंदर एक रिवेंज कहिए या रिट्रीब्यूशन कहिए ऑपरेशन लॉन्च करना, ये महत्वपूर्ण है। पहले कितना समय लगता था? पहले अंदाजन 3 बातें मैं आमतौर पे कितना समय लगता था, और इस बार 5 दिन के अंदर लगभग बाकायदा रिवेंज अटैक हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है। काफी समय लगता था। मैं इसको रिवेंज अटैक नहीं कहूंगा, रिट्रीब्यूशन जरूर कह सकते हैं। पर इसमें पहले कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लगता था जब भी होता था। पर इसमें एक 2-3 बातें समझने की है आकाश। एक तो ये है कि ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। एयरफोर्स, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर उन जो कैंप्स थे उनके लोकेशंस को समझा, कितने स्ट्रेंथ थी इसके बाद की, और उसके बाद वहाँ पे किसको भेजना चाहिए ये भेजा, और इसके बाद जाके इस ऑपरेशन के कारण एक मैसेज गया है आतंकवादियों को कि वहाँ पे वो भारत पे हमला करके या भारतीय सेना पे हमला करके वहाँ दूसरे देश में जाके छुप नहीं सकते हैं। अगर वहाँ छिपते भी हैं, वहाँ जाके उन पर अटैक होगा। ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर अंदर जाके घुसकर ये स्पेशल फोर्सेस ने उनको मार गिराया है। और मैं कहूँगा कि पिछले 11-13 साल से ऐसा ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ नहीं था। ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान में हुआ था दिसंबर 2003 में, उसमें भी दोनों सेनाएं शामिल थी। इसमें म्यांमार को इन्फॉर्म किया गया था, पर जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय सेना ने किया है, और इसका बहुत बड़ा एक असर होगा नॉर्थ ईस्ट के जितने आतंकवादी गुट है उनके ऊपर। मैं उस ऐसी एक कैंप में 2003 में गया था, और वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कि अगर उन कैंप पे चढ़ना है उस हिल पे, तो कम से कम आम आदमी को कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं। और हमारे स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो 45 मिनट में पहुँचे वहाँ पे अटैक किया, उनको ध्वस्त किया और फिर वापस आ गए अपनी सीमा में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी सराहना करनी चाहिए। जल कादियान, क्या आप ये कहेंगे कि अगर पॉलिटिकल विल हो और जिस तरह की स्पेस क्रिएट की गई है पिछले कुछ समय में फॉरेन पॉलिसी के जरिए भी, तो वाकई कमाल हो सकते हैं? ये ऑपरेशन दिखाता है। जो आपके जैसे फॉर्मर सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, जिन्होंने अलग अलग तरह के ऑपरेशंस देखे हैं, इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब ऑपरेशन, आर्मी तो इसको एग्जीक्यूट करती है, ये डिसीजन पॉलिटिकल होता है, और आज के दिन ऐसे ऑपरेशन की बहुत सख्त जरूरत थी, जबकि पूरे देश का मनोबल नीचे हो गया था, खासकर वो 4 जून की एम्बुश को। आजकल सारी फोटो सोशल मीडिया में आ जाती हैं, बुरे दृश्य थे वो।
18-19 जवान शहीद होना, 11 घायल होना, ये एक बहुत बड़ा ये घात था। तो इस ऑपरेशन की ज़रूरत थी। आर्मी ने इसको बड़े कामयाबी से, बड़े समझबूझ के, सर्जिकल तरीके से इसको पूरा किया है। एक भी अपनी कैजुअल्टी नहीं हुई, जो कि मिलिटेंट के इलाके में ऑपरेशन करने में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इसके बधाई सरकार को भी जानी चाहिए, उसमें हमारे डिप्लोमेसी भी शामिल है। जितने जल्दी उन्होंने बर्मा को म्यांमार को ऑन बोर्ड लिया, और कोऑपरेशन पहले भी थी हमारी उनकी आर्मी के साथ, पहले भी हॉट परसूट होता रहता था, लेकिन ये एक डेलिबरेट ऑपरेशन था। ये सीज फायर नागालैंड में जो चल रही थी 1 अगस्त 1997 से, तो इसके एनएससी के 2 ग्रुप में, IM और के खापलांग, एक बर्मीज नागा, इसने मार्च में सीज फायर का मानना बंद कर दिया था। उसके बाद हर महीने अगर आप देखें, 1 अप्रैल में मुश्किरी, 1 मई में, 1 जून में, पहले हफ्ते में, तीनों, ये सबसे बड़ी थी। तो ये तो और इम्बोल्डन हो रहे जा रहे थे, और वो बताया हमारे लेडी ऑफिसर ने कि खबर थी कि शायद और हमला करने वाले हैं, तो इसकी तो बड़ी सख्त ज़रूरत थी। इसके फ़ायदे मैं समझता हूँ 3 हैं। सबसे एक तो छोटा फ़ायदा है कि हमने कुछ मिलिटेंट को ख़त्म किया है, वो इतना बड़ा नहीं है, अगर हमने 10-15 मारे हैं वो शायद और रिक्रूट हो जाएंगे। उससे बड़ा है साइकोलॉजिकल। अभी तक उनको लगता था कि अगर हम भारत में हमला करके बर्मा में चले गए तो हम सुरक्षित हैं। आज उनको ये यकीन हो गया है कि आप कहीं बैठो, आप सुरक्षित नहीं हो। और तीसरा, इसका इंटरनेशनल पे वो बात होती है, पार्था सारथी ने जिक्र किया, उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, इसका हिंदी का अनुवाद है कि अगर आप डॉटर इन लॉ को कुछ कहना चाहते हो तो बेटी के थ्रू कहते हो। ये जरा उसी में भाषा में बोले ना। ये एक हिंदुस्तान को लोग एक घायल हाथी की तरह समझते थे कि बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये इसको कोई भी चोंच मार जाए सिर्फ दुम हिलाता है, करता कुछ नहीं। वो छवि अब चेंज हो रही है, और इसमें मौजूदा सरकार को श्रेय जाना चाहिए कि पिछले 1 साल से हमको अपने आप पर गर्व बढ़ गया है कि हम हिंदुस्तानी, एक गर्व की बात है। तो वो जो छवि हिंदुस्तान की है कि हम अभी कोई आतंकी हमले को बगैर सजा दिए नहीं जाने देंगे, तो पहले कई बार हुआ है, मैंने चोंच मारने वाली बात की। तो ये इसके डिटेल बात करने की हम पश्चिम में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो थ्योरी की बात है। क्षमता है, पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें कई पहलू हैं, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सरकार। आप सब बहुत सीनियर लोग हैं, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत गंभीर बात सवाल मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूं, और संबित जी और मी अफजल साहब से उस पर प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। पार्थसारथी साहब, जो स्ट्रक्चर हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया, जिस तरह से हम फॉरेन पॉलिसी और देश के खास तौर पे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को चलाते रहे हैं, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? आपके जैसे लोग कुछ समय से बोलते रहे, शायद ये समय है जब उसको एक बार खुलकर बोला जाना जरूरी है। देखिए, पिछले सरकार ने एक समिति नियुक्त किया था, नरेश चंद्रा समिति, जिसका एक सदस्य मैं था, और मेरी जिम्मेवारियां खास तौर पर विदेश नीति और सुरक्षा के ढांचे जो हैं उन पर क्या बदलाव लाना चाहिए। दुख की बात है, हमने कई रिकमेंडेशंस, प्रस्ताव रखे, उस पर अमल नहीं हुआ। मैं यकीन करता हूं कि जो ढांचे हमने अंग्रेजों से पाया, वो अंग्रेज बदल गए हैं, वहां बदल गई है, अमेरिका में बदल गए हैं, हम उसे पकड़े हुए हैं। जब एक बात हमें समझना चाहिए, वो कहते हैं एक लोकतंत्र में आर्मी इज सब्जेक्ट टू सिविलियन कंट्रोल। सिविलियन कंट्रोल का मतलब यह है राजनीतिक स्तर पर और संसद के स्तर पर उन पर नियंत्रण है, लेकिन अगर इसे आप सिविल सर्विस कंट्रोल बना दे तो कई गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमने कई प्रस्ताव रखे हैं, उसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। मैं यकीन करता हूं कि सरकार उसे अमल करेगा, सबसे पहली बात यह है। ठीक। दूसरी बात यह है कि कई ज़रूरतें हैं विदेश मंत्रालय में, कोऑर्डिनेशन। हर एक देश में एक चीज़, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय, विदेश सेवा और सैनिक सम्मिलित होकर टैंडम में काम करें, कूटनीति के लिए देश की सुरक्षा के बढ़ाते हैं। ये हमने गंभीर रूप से अभी तक अपनाया नहीं है, और हम एक ऐसी जगह, हम ऐसे एक शक्ति बन गए हैं जहाँ सिर्फ स्थल सेना और वायुसेना का सवाल नहीं,
नौसेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन चीजों ये जो ढांचा है एक समझ ठीक है, मैं बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया ले लूं। संबित जी, आप ध्यान से सुन रहे थे ये बात, चूंकि ये सरकार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करती रही है और बहुत सारी कंटिन्यूटी के एलिमेंट्स भी हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए आकाश जी, मैं एक बहुत अलग सी बात कहूंगा। आज मैं सुबह ही, मतलब कोइंसिडेंस है कि एक किताब भी पढ़ रहा था और किसी बहुत सीनियर व्यक्ति से बात कर रहा था। उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, आप देखिए उससे पहले जो अंग्रेजों के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे थे, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड थे, ब्रिटेन से नहीं आ रहे थे। वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई हुई वो हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हमारे सैनिक यूज कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स यहां से छोड़ के गए, 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो हिंदुस्तान के भाग में आया, एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के भाग में नहीं गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अच्छा मैन्युफैक्चर कर रही थी, हमारे सरकार के अंदर धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि कोई इनमें से कैनवस शूज सिल रहा था, तो कोई घर के पर्दे सिल रहा था। ये जो काम इन्हें करना चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे थे, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लग गए थे। यहां पार्थसारथी जी और बड़े लोग बैठे हैं, काद्यान जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। बहुत बड़ा चेंज होने की आवश्यकता है। आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, कि नहीं, हमें फिर से उस टेक्नोलॉजी को लाके इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है और सेल्फ सफिशिएंट होना है। फ्रॉम अ सॉफ्ट स्टेट टू अ रिएक्टिव स्टेट। पहले जो अभी बात कही काद्यान साहब ने कि हम एक सॉफ्ट स्टेट थे, दुनिया हमें ऐसे ही ले रहा था, आज हमें देखा जा रहा है कि हम एक रिएक्टिव स्टेट हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात कह दूं कि हमें इस विषय में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। नहीं साहब, खुलकर बात करनी चाहिए। ऑपरेशन अब हो गया है। अबोटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने भी खुल के बात की और तमाम अमेरिका ने खुल के बात की, एक मोरल बूस्टिंग की कि नहीं, अमेरिका विल नॉट टेक एनीथिंग नॉन सीरियसली। इफ अ सिंगल अमेरिकन इज किल्ड, द पर्सन हु हैज किल्ड विल बी हंटेड डाउन इन द रिमोटेस्ट प्लेस। ये मैसेज हमारे को भी देना है कि अगर एक भी सैनिक हमारा मर जाएगा ना, तो हमारे प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के जंगल में भी मार देंगे। हां, मगर मारने के बाद बोलना है, मारने से पहले बोलना है नहीं 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 नहीं। मियां अफजल साहब, ऐसा है, मैं समीत जी की तरह जज्बाती होकर कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि अमेरिका में और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है, इसको समझना चाहिए उनको। दूसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि मार देंगे तब बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना याद दिला दूं, चूंकि वो बात कर रहे हैं कि 750 के करीब वायलेशंस हो चुके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इसको खुद सरकार ने बताया है। और जो जबान अभी समीत जी ने बोली, हम ये चाहेंगे कि हमें वहाँ भी वैसा ही कुछ नज़र आए, इसकी हम तवक्के करते हैं। उम्मीद है। आपने कहा कि कहीं एक भी आदमी मरेगा तो प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको प्रधानमंत्री के हवाले से देने के लिए ना तो इख्तियार है और ना देना चाहिए। हाँ, देश की तरफ से आपको ये बात जरूर कहना चाहिए कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हर जगह पर मैं समझता हूं पब्लिसिटी करना और सिर्फ अपने लीडर को हाइप करना, पक्ष सुन लिए, इस आदत को थोड़ा सा आखिरी 40 सेकंड आपके नितिन, बैलेंस कहां जरूरी है कहां नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि स्पेशल ऑपरेशंस जब होते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑपरेशन म्यांमार सीमा पे हुआ है या म्यांमार में हुआ है, इसी टेम्पलेट को हम कहीं और अप्लाई करें, ये तो कहीं किसी ने कहा नहीं है और हो नहीं सकता है। पाकिस्तान की परिस्थितियाँ, पाकिस्तान की सीमा की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। वहाँ पे जो सेना तैनात है वो होस्टाइल है, वहाँ पे सीमा भी अलग है, वहाँ पे अंदर जाना भी नामुमकिन है, मतलब देखने के लिए। अगर ऑपरेशन करना चाहते हो, करते भी हैं, भारतीय सेना के जो जवान हैं वो ऑपरेशन टैक्टिकली करते हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा सिर्फ कि इससे एक लेसन लेना चाहिए सभी को कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखा, उसको अगर पनिश करना है तो उसके लिए हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए और उस क्षमता को पॉलिटिकल विल के तहत जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए, जो इस ऑपरेशन में दिखाया गया, और इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। ये एक अच्छी शुरुआत है, अंजाम तक ले जाना है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की, माफ कीजिए, लेकिन अब बारी है आपकी राय जो आपने एसएमएस के जरिए हमें भेजी है,
और सवाल आज हमने पूछा था, क्या म्यांमार में सेना का ऑपरेशन देश के दुश्मनों को सीधी चेतावनी है? इसके जवाब में हमें बहुत सारे एसएमएस मिले हैं। 96% लोग, 96% लोग कह रहे हैं हाँ, सिर्फ 4% लोगों का कहना है नहीं। यानी कि म्यांमार में जो ऑपरेशन हुआ है उस पर पूरे देश को फख्र है और लोग ये कह रहे हैं कि ये सीधी चेतावनी है दुश्मनों को, और वाकई ये चेतावनी बाकायदा एक्शन से इस बार दी गई है कि दुश्मन जहां भी हो हम घुस कर मारेंगे। 8 बजे में आज इतना ही। ब्रेक।